आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल में साफ साफ इस बात की तरफ इशारा है कि आज की ये वीडियो किस चीज से संबंधित है। जी हां, बीपीएससी के द्वारा जो है वो एक बहुत बड़ी टीचर वैकेंसीज का नोटिफिकेशन अभी कुछ दिन पहले रिलीज किया गया है। 1,70,000 से अधिक टीचरों की नियुक्ति जो है वो बिहार सरकार के अंतर्गत जो है बिहार के सरकारी स्कूलों में होने वाली है, जो कि प्राइमरी लेवल पे किए जाएंगे, जो कि जो है वो सेकेंडरी लेवल पे किए जाएंगे और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे किए जाएंगे। लेकिन हम जिस चीज से संबंधित आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं वो है कंप्यूटर टीचर्स की वैकेंसीज। जैसा कि आप सभी को पता है कि 10+2 लेवल पे बिहार सरकार के द्वारा 8,000 से ऊपर कंप्यूटर टीचरों की नियुक्ति की जानी है इस वैकेंसीज यानी कि इस जो है वैकेंसी के अंतर्गत, जिसकी अधिसूचना जो है वो भी कुछ दिन पहले बीपीएससी के द्वारा जारी की गई है। 8,000 से ऊपर 10+2 लेवल पे। और इससे पहले जो भी शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया होती थी वो पंचायत लेवल पे होती थी। जैसा कि आप सभी को पता है, पैरा टीचर हो गए, शिक्षा मित्र हो गए, बाद में उनको जो है संविदा शिक्षक कहा गया, जो भी कहा गया। लेकिन इस नोटिफिकेशंस के माध्यम से बिहार सरकार में इस नोटिफिकेशन से पहले आपने देखा होगा कि जो है वो एक नियमित शिक्षक की भर्ती के लिए एक नई नियमावली भी 2023 में ही अस्तित्व में आई बिहार सरकार के द्वारा। और उस नियमावली के अंतर्गत जो है ये जो टीचर की वैकेंसीज हो रही है, इसके तहत होने वाले नियुक्तियां जो है, ये जो शिक्षक होंगे वो सरकारी कर्मी कहे जाएंगे, यानी सरकारी शिक्षक कहे जाएंगे। तो हम नियमावली पे बात नहीं करने वाले हैं, हम आज बात करने वाले हैं कि 10+2 लेवल पे इस वैकेंसीज के अंदर जो 8,000 से ऊपर कंप्यूटर टीचर की नियुक्ति होने वाली है, उस प्रक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी उम्मीदवार हैं उनके मन में एक जिज्ञासा जरूर है कि सिलेबस क्या होगा। और आज के इस सेशन में हम इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होगा सिलेबस 10+2 में नियुक्त होने वाले कंप्यूटर शिक्षकों के एग्जाम का, यानी कंप्यूटर शिक्षक जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि ऑलरेडी स्टेट के एग्जाम में पार्टिसिपेट करके स्टेट पास कर गए हैं। तो क्या सिलेबस होने वाला है, उसी सिलेबस को डिस्कस करेंगे हम आज के इस वीडियो में। क्योंकि अगर आपके पास रोड मैप नहीं है, अगर आपको सिलेबस पता नहीं है, तो निश्चित तौर पर आप अपने तैयारी को वो मूव नहीं दे पाएंगे जो आपको नियुक्ति दिला सके। मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते का जो इंपॉर्टेंस है ना, एग्जाम क्रैक करने के लिए सिलेबस का वही इंपॉर्टेंस है। जो सिलेबस है दैट इज द रोड मैप। अगर आपको रोड मैप नहीं पता है भैया, अगर आपको रूट नहीं पता है, तो निश्चित तौर पर आप मंजिल तक पहुंचते पहुंचते रुक जाएंगे, या हो सकता है कि रास्ता भटक जाने की वजह से मंजिल से कोसों दूर हो जाएंगे। तो आइए बिना समय गवाए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं 10+2 लेवल पर होने वाले कंप्यूटर टीचर की इस वैकेंसीज के सिलेबस के बारे में। लेकिन उससे पहले इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी टीचर्स जो कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होंगे, या वैसे लोग जो भविष्य में टीचर्स बनना चाहते होंगे, कंप्यूटर टीचर बनना चाहते होंगे, उन सभी का स्वागत करता हूं द फ्यूचर के इस प्लेटफॉर्म पर। और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जो कि बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली इस परीक्षा में कंप्यूटर टीचर से संबंधित है। आज के इस सेशन में हम सिलेबस को विभिन्न विभिन्न मतलब कि जो है वो सिनेरियो में डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला चीज होगा वो होगा एनसीईआरटी और एससीईआरटी। जैसा कि नोटिफिकेशंस में कहा गया है कि जो सिलेबस होगा कंप्यूटर टीचर्स के लिए वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी के ही अधीन होगा, या एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जो फ्रेमवर्क है ना 10+2 लेवल पे कंप्यूटर्स पढ़ाने के लिए, जो मतलब कि जो सिलेबसेस उनके हैं या जो उन्होंने अपना ये डिजाइन किया, उसी के अंतर्गत जो है वो कंप्यूटर टीचर का सिलेबस जो है वो रहने वाला है। तो बड़ा सोची बड़ी चालाकी से बीपीएससी ने ये कहा है कि भाई जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी के द्वारा समय समय पर ये जो अपडेट या जो फ्रेमवर्क्स या जो सिलेबस दिए जाते हैं 11-12 के लिए, वही सिलेबस से रहने वाला है। तो एक तो हमारा ये हुआ कि भाई हम सिलेबस को जाने, हम रोड मैप को समझें, तो हमको एनसीईआरटी और एससीईआरटी को समझना होगा। दूसरा ये हुआ कि भाई अदर बोर्ड्स क्या कर रहे हैं, जो कंप्यूटर टीचर की नियुक्ति कर रहे हैं हमारे देश में, दूसरे बोर्ड्स लाइक अगर हम डीएसएसबी की बात करें जो है, या हम केवीएस की बात करें, या हम यूपी बोर्ड की बात करें, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले 2-3 साल पहले एलटी ग्रेड के तहत जो है वो कंप्यूटर टीचर्स की बहाली करी थी। तो रियल में इनका क्या होता है इस लेवल पे नियुक्ति करने का जो पैमाना है, या जो एग्जाम्स लेते हैं तो उसमें इनका सिलेबस क्या होता है, क्या कौन से पाठ्यक्रम होते हैं और क्या लेवल होता है, उन चीजों के कॉन्टेक्स्ट में हम आज के इस सिलेबस को डिस्कस करेंगे। और तीसरी जो चीज है वो ये है कि भाई बीपीएससी और बीएसईबी का नोटिफिकेशन क्या कहता है। तो इन तीन
मूल बिंदुओं के आलोक में आज के इस पूरे सेशंस को डिस्कस करेंगे और फिर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करेंगे कि क्या हो सकता है बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली इतनी बड़ी परीक्षा में कंप्यूटर टीचर्स के लिए, कंप्यूटर टीचर के एग्जाम्स के लिए 10+2 लेवल पे सिलेबस। तो स्टार्ट करते हैं और इन्हीं चीजों को देखते हैं। तो जिन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि भैया एनसीईआरटी क्या कह रहा है 11-12 में कंप्यूटर टीचर्स के लिए, या कंप्यूटर 11-12 में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या क्या पढ़ना होता है, तो एनसीईआरटी का क्या करना है। फिर हम देखेंगे कि भाई जो स्टेट लेवल पे एससीईआरटी है उसका क्या करना है। फिर हम देखेंगे कि जो बीपीएससी या बीएसईबी ने स्टेट ऑर्गेनाइज किया था, याद होगा आपको 10+2 लेवल पे कंप्यूटर टीचर्स के लिए जो स्टेट लिया गया था वो बीएसईबी की तरफ से लिया गया था, और नोटिफिकेशन जो आया है इस टीचर बहाली के लिए वो बीपीएससी की तरफ से आया। तो बीपीएससी और बीएसईबी के नोटिफिकेशंस और बीएसईबी के द्वारा जो स्टेट कंडक्ट कराया था उसके आलोक में समझेंगे कि भाई उनका क्या अपना मतलब कि ये है विचार है, और क्या चीज किन चीजों को वो फॉलो करते हैं क्वेश्चन पेपर्स वगैरह के लिए जो है। इसके बाद हम यूपीपीएससी के द्वारा एलटी ग्रेड की जो परीक्षा आयोजित की गई थी कंप्यूटर टीचर्स के लिए उसको भी देखेंगे। फिर हम डीएसएसबी के सिलेबसेस को देखेंगे और फिर केवीएस के सिलेबसेस को देखेंगे। तो इतने सारे चीजों को एनालाइज करने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचने का प्रयास करेंगे कि क्या हो सकता है बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाले इस परीक्षा का सिलेबस कंप्यूटर टीचर अभ्यर्थियों के लिए, कंप्यूटर टीचर बनने वाले अभ्यर्थियों के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बीपीएससी और बीएसईबी के आलोक में, और नोटिफिकेशंस का ये हिस्सा जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है जिसमें उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए जो नियमावली में चीजें की गई हैं 11-12 में। तो पहली चीज ये है कि भाई पेपर जो होंगे दो होंगे, एक भाग 1 भाग 2। 80 नंबर का भाग 1 होगा जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, और 40 नंबर का भाग 2 होगा जो कि जनरल अवेयरनेस से मैथमेटिक्स होगा, उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट होगा, जियोग्राफी होगा, और मतलब कि जो है क्या कहते हैं उसको, ये जनरल साइंस होगा। तो ये है, तो लास्ट में उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन हम आज अभी डिस्कस करेंगे अपने सब्जेक्ट्स को लेकर के कंप्यूटर टीचर्स के लिए। तो आप देखिएगा कि दूसरे जो पॉइंट्स है उसमें बड़े ही साफ साफ लहजे में लिखा गया है कि विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी एंड देन एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। तो बात समझिए इस बात को, मतलब कि टीचर से ये अपेक्षा रखी जाएगी कि एनसीईआरटी के द्वारा 11-12 लेवल पे जो भी कंप्यूटर साइंस यानी कि कंप्यूटर विज्ञान की जो पुस्तक है या कंप्यूटर विज्ञान की जो सिलेबसेस है जो निर्धारित करी गई है उसको पढ़ाने में वो टीचर सक्षम हो। ये बात समझिएगा कि 11-12 के लिए एनसीईआरटी का जो फ्रेमवर्क है ना भाई, वो कंप्यूटर साइंस के लिए उस फ्रेमवर्क को जो है वो चीज डिलीवर करने में शिक्षक जो है वो सक्षम हो। जो आउटकम निर्धारित किए गए स्टूडेंट्स के लिए कि आफ्टर 11 एंड 12 में कंप्यूटर साइंस पढ़ने के बाद एक स्टूडेंट्स को क्या क्या आ जाना चाहिए, क्या क्या हासिल हो जाना चाहिए, क्या क्या उनकी जानकारी में आ जाना चाहिए, वो कितने सक्षम हो जाना चाहिए, वो सारे आउटकम जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो 11-12 में कंप्यूटर साइंस पढ़ने के बाद पा सकता है कि नहीं। तो टीचर की योग्यता इस हिसाब से निर्धारित की गई कि वो उन चीजों को डिलीवर करने में सक्षम है कि नहीं। लेकिन इसके साथ ये जोड़ा गया है कि उनका लेवल वही नहीं होना चाहिए जो एक स्टूडेंट का है। भाई 11-12 के स्टूडेंट्स के लिए जो निर्धारित किया गया है अगर टीचर भी उतना ही जानेगा तो फिर वो बता क्या पाएगा। तो टीचर की जो है वो टीचर की जानकारी को इस लेवल तक ये किया गया कि जो न्यूनतम अर्हता है, अगर मान लीजिए कंप्यूटर साइंस के लिए न्यूनतम अर्हता जो है वो ए लेवल है, कहीं एमसीए है, बीसीए है, तो आप समझ जाइए क्योंकि बीसीए को भी मेंशन किया गया। तो इतना तो आप जान लीजिए कि बीसीए लेवल पे उस उन सारी चीजों को, अगर मान लीजिए सब एक लाइन में इस चीज को समझने का प्रयास करिए कि डीसीए जो 6 महीने का सामान्य कोर्स होता है उसमें लोग कहते हैं कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा दिया, लेकिन आप पूछिए एमसीए वाले और बीसीए वाले बच्चे से, वो कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का तो एक पूरा पेपर है जनाब। तो दैट इज द डिफरेंस कि डीसीए जो 6 महीने का कोर्स है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाना और बीसीए के स्टूडेंट्स को ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाना, दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट दोनों के लेवल में कितना डिफरेंस है। एक बीसीए के कोर्स में वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक अपने आप में एक पेपर है, कंप्लीट पेपर, किताबें हैं उसकी, मोटी मोटी किताबें हैं। तो कहने का मतलब है कि अपेक्षा की जाती है कि आपका लेवल जो है वो न्यूनतम योग्यता, तो न्यूनतम योग्यता अगर आप बीसीए को भी मान लें, जैसा कि कहा गया कि बीसीए वाले भी एलिजिबल होंगे लेकिन उनके पास किसी दूसरे सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री हो, तो अगर बीसीए को भी हम न्यूनतम योग्यता मान लेते हैं तो बीसीए लेवल की जानकारी आपको उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए, दैट इज योर लेवल। और जानकारी क्या होनी चाहिए, तो जो 11-12 के सिलेबस में, तो एनसीईआरटी जो है वो यहाँ पर एक मस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला। दूसरी चीज बीएसईबी के द्वारा निर्धारित जो
आप अगर बीएसईबी के वेबसाइट्स पर जाएं, ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाएं, तो वहां भी आपको 11-12 में कंप्यूटर 11-12 के सिलेबस आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में। और आप देखेंगे कि जो है उसमें भी कंप्यूटर टीचर्स के लिए जो चीजें मेंशन की गई हैं वो लगभग लगभग वही हैं जो एनसीईआरटी में करी गई हैं, लेकिन थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है। तो हम यहाँ पे देखेंगे उन चीजों को भी। तो सबसे पहला तो हमारा ये नोटिफिकेशंस का ये वाला सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताने के लिए कि क्या सिलेबस रहने वाला है और उसका लेवल क्या रहने वाला है। अब आइए दूसरे बोर्ड्स और अन्य चीजों और या एनसीईआरटी के रियल में एनसीईआरटी 11-12 के लिए क्या सिलेबस रखा है, इन चीजों को भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के स्लाइडों में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बीएसईबी और एससीईआरटी की चीजों को देखते हैं। तो बीएसईबी क्लास 11 में 4 चीजों को, यानी कहता है वो कंप्यूटर फंडामेंटल, प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी, ये 4 चीजें, ये 4 आप कहिए तो ये 4 टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने होते हैं 11th में। और अगर हम 12th की बात करें, याद रखिएगा सी प्लस प्लस की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन अगर वहीं एनसीईआरटी में आप जाते हैं तो एनसीईआरटी ने इस चीज को अपडेट कर दिया, उसने अब पाइथन को इन जगहों पे लाया है, लेकिन बीएसईबी के सिलेबस में अभी यही मेंशन है। अगर हम बात करें क्लास 12 लेवल पे तो प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, याद रखिएगा पिछले में जो प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस था उसमें जहां आप बेसिक फंडामेंटल सी प्लस प्लस का क्लियर करते हैं, जैसे कि आप वहां पे क्लास, ऑब्जेक्ट्स, एरे, लूप, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इन सबको डिस्कस करते हैं। तो अब आप जो है वो अगर आप सेकंड मतलब 10+2 लेवल पे आते हैं तो फिर आप फाइंड हैंडलिंग जैसे, एक्सेप्शन हैंडलिंग जैसे चीजों को जो है वो, फंक्शंस वगैरह जैसे चीजों को जो है वो डील कर रहे होते हैं। तो यानी कि दोनों ही 11 और 12 में मिलाकर के कंप्लीट जो है वो सी प्लस प्लस का एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिनेरियो में कंप्लीट जो है वो सिलेबस जो है वो इनका है। फिर डेटा स्ट्रक्चर है, डेटाबेस एंड एसक्यूएल, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज भी दिया है इन्होंने। बुलियन अलजेब्रा भी जो है वो इन्होंने 12 में रखा है, और डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क ये भी है। तो आप देख लीजिए ये एससीईआरटी के द्वारा और बीएसईबी के द्वारा स्पेसिफाइड सिलेबस है जो 11-12 में एक टीचर को जो है वो अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो ये तो इनका सिलेबस हुआ एससीईआरटी का। आगे अगर हम डिस्कस करें कि भाई एनसीईआरटी क्या कहता है, तो एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी जो है वो उसका जो अपना ये 11-12 का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है, तो उस सिलेबस को हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो चैप्टर वाइज आपके सामने रखने का प्रयास किया। उन्होंने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं भाई, इसमें कंप्यूटर्स की हिस्ट्री, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर्स, बुलियन अलजेब्रा जैसी चीजें जो हैं वो सारी चीजें इसमें मतलब कि डिस्कस करनी होती है। अगर हम दूसरी चीजों की बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, एल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर, जिसको डीएसए बोला जाता है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। तो और मतलब कि ये इनका जो है वो एक ये चैप्टर रहा है। अगर हम बात करें फिर प्रोग्रामिंग की अगर कंसर्न बात करें तो जहां एससीईआरटी अभी सी प्लस प्लस पे फोकस कर रहा है, एनसीईआरटी ने चीजों को अपडेट किया है और वो अब पाइथन लेकर के आया है। तो पाइथन प्रोग्राम के रूप में आपको पढ़ाना है। पाइथन में जो है वो आप जो जो चीजें पढ़ा सकते हैं भाई, अब पाइथन में आप फंक्शंस पढ़ाएं, पाइथन में आप डेटा टाइप्स पढ़ाएं, पाइथन में आप वेरिएबल्स पढ़ाएं, पाइथन में आप फाइल हैंडलिंग पढ़ाएं, पाइथन में आप एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ाएं, जो भी पढ़ा लें, बट पाइथन को ही एक लैंग्वेज के रूप में आपको जो है वो पढ़ाना है। फिर डेटा मैनेजमेंट, डेटा जो हमारा मतलब कि जो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है तो वो चीज़ है। इसके बाद स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज भी इसी में जो है वो शामिल कर रहे हैं। नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशंस यहाँ भी है, आपने एससीईआरटी में भी देखा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड एसक्यूएल वहाँ भी था, यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट नाम से वही चीज़ जो है वो मेंशन करी गई है। अब सोशल इम्पैक्ट ऑफ आईटी, जो हमारे सामाजिक और हमारे इन्वायरमेंट वातावरण में जो इसका एक इम्पैक्ट है, इन चीज़ों को जो है वो इथिक्स को लेकर के, साइबर सिक्योरिटीज़ को लेकर के, इन सारी चीज़ों को लेकर के हमारा ये टॉपिक्स इसमें आता है। तो ये सिलेबसेस जो है भाई साहब वो हैं आपके एनसीईआरटी के। केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन 10+2 लेवल पे जब कंप्यूटर टीचर्स की बहाली करता है, क्या देखता है और क्या उसका सिलेबस होता है जो है वो एग्जाम्स के लिए, उन चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा देखते हैं अगले स्लाइडों में। तो अगर बात करें केवीएस के द्वारा तो कंप्यूटर सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, ये उनका जो है वो पहला पेपर्स होता है, आप पेपर कहिए इनको, जो कि जिससे संबंधित वो सवाल पूछते हैं जो उन्होंने सिलेबस मेंशन किया है 10+2 लेवल पे। उसके बाद कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, ये पार्ट 1 है जिसमें आप देख सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के बारे में डिस्कस है, आपको एल्गोरिदम के बारे में, फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कस है, इनपुट आउटपुट्स ऑपरेशंस, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इटरेटिव यानी जो लूप वाले हमारे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। तो जैसा कि मैंने कहा ना कि पाइथन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में जो है वो यूज किया जा रहा है, तो पाइथन भी जो है वो यहाँ पर एक रोल प्ले कर रहा है केवीएस में भी, आप देख लीजिए। अगर हम बात करें दूसरे तो सोसाइटी लॉज एंड इथिक्स जैसी चीज़ें हैं।
आप देखिए डिजिटल फुटप्रिंट्स हो गया, डिजिटल सोसाइटीज़ हो गया, डिजिटल लाइब्रेरीज़ हो गए, साइबर सिक्योरिटीज़ हो गया, साइबर क्राइम हो गया, तमाम तरह की चीज़ें। आप कहीं पे किसी ऑफ़िस को पेपरलेस होते देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आईटी का एक इम्पैक्ट तो सोशल दिखता ही है। तो इस चीज़ को भी केबीएस ने भी जो है वो ये किया है, जो कि एनसीईआरटी में भी आपने देखा होगा सोशल इम्पैक्ट उसी के तहत ये है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2, इसमें फंक्शंस, इंट्रोडक्शन टू फाइल, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल्स, पाइथन के ही कॉन्टेक्स्ट में, याद रखिएगा, पाइथन के ही कॉन्टेक्स्ट में। फिर हम बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात की गई है, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, जैसा कि आपने एससीईआरटी में भी देखा और एनसीईआरटी में देखा, केवीएस में भी जो है वो इन चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कहीं डेटा मैनेजमेंट आपने देखा, कहीं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपने देखा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें केवीएस में भी आपको देखने को मिलती हैं विद एसक्यूएल। अगर हम बात करें यूपीएलटी ग्रेड की, तो यूपीएलटी ग्रेड में जो है वो बड़ा ही विस्तृत चीज़ें हैं। अब देखिए डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट्स एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्ट्रक्चर, ये इनका एक इस पेपर से संबंधित उन सवाल पूछते हैं। उसके बाद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, सीओ, या कहीं कहीं पे कंप्यूटर आर्किटेक्चर चलता है, कहीं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर चलता है। तो भाई साहब ये इससे भी संबंधित वो सवाल पूछते हैं। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम से सवाल पूछते हैं, क्योंकि सारे विद्यार्थी, सारे ये जो टीचर, कंप्यूटर टीचर बनने वाले लोग सब तो ऑलरेडी इन चीज़ों से रूबरू होंगे, क्योंकि किसी ने बीसीए किया हुआ, किसी ने एमसीए किया हुआ, किसी ने बीएससी आईटी किया हुआ, किसी ने बीटेक किया हुआ, किसी ने ए लेवल किया हुआ, किसी ने बी लेवल किया हुआ। तो ऐसा तो होगा नहीं कि इन सारी चीज़ों से आपका परिचय नहीं होगा। परिचय तो सारी चीज़ों का होगा कि भाई क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर। बात समझ में आ रही? तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम से वो पूछेंगे। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी प्रोग्रामिंग को भी उन्होंने रखा है। इसके बाद वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक को भी रखते हैं, जिसमें जावा और सी प्लस प्लस से सवाल उनके जो है वो बनते हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम एक पूरा का पूरा कंप्लीट जो है वो उस सीन में होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी उनका एक टॉपिक है जिससे वो सवाल पूछते हैं। डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क यानी कंप्यूटर नेटवर्क से भी उनका सवाल होता है। भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को भी उन्होंने अपने कंप्यूटर टीचर्स के सिलेबस में रखा है। इसके बाद अगर आप देखें तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वेब डिजाइन एंड वेब टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें यानी HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, जो है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, इन सारी चीज़ों को जो है उन्होंने अपने सिलेबस में रखा है। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन यानी सैड को भी उन्होंने शामिल किया है भाई साहब। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉज याद रखिएगा, सोशल इम्पैक्ट वाले में ही साइबर सिक्योरिटीज, साइबर क्राइम, साइबर लॉज, इंडियन आईटी एक्ट 2006, ये सारी चीज़ें जो है उसमें शामिल है। कंप्यूटर ग्राफिक्स को यूपीएलटी ग्रेड में कंप्यूटर ग्राफिक्स से भी सवाल होता है, याद रखिएगा। कंप्यूटर ग्राफिक्स और ग्राफिक डिजाइन दो अलग अलग चीज़ें हैं भाई साहब। अब आकर के हम देखते हैं कि भाई DSSB यानी DSSB जो है, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जो है, वो अब जब कंप्यूटर टीचर की बहाली करता है तो उसका सिलेबस क्या है। तो अगर इसके सिलेबस की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, लाइक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक चीज हुआ भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरव्यू में, और फिर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन डिटेल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो बेसिक्स, डिवाइस मैनेजमेंट हो, मेमोरी मैनेजमेंट हो, फंक्शन मैनेजमेंट हो, फाइल मैनेजमेंट हो, प्रोसेस मैनेजमेंट हो, ये सारी चीज़ें जो है वो डीप में वो पूछता है ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप देख लीजिए, फंडामेंटल जो भी कॉन्सेप्ट्स है, जितने भी हमारे लॉजिकल गेट्स होते हैं, जो बुलियन अलजेब्रा से संबंधित चीज़ें हैं, वो सारी आपको इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलेंगी। अगर आप देखें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स देखेंगे तो जो है वो किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू एल्गोरिदम्स, फ्लो चार्ट्स, उनके जो है वो अपने सिंटेक्स स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट डिफरेंट पैराडिज्म जो हम लोग यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग्स के लिए, वो सारी चीज़ें। विजुअल बेसिक्स को जो है इन्होंने रखा है, प्रोग्रामिंग टूल्स, विजुअल बेसिक्स में जो है वो जो प्रोग्रामिंग टूल्स हैं, उन सारी चीज़ों को जो है वो ये अपने सिलेबस में रखे हुए हैं। इसके बाद डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ये हर जगह कॉमन है, आप देखिएगा इस चीज़ को। तो उसके बाद प्रोग्रामिंग इन C++, इन्होंने C++ को रखा है। आपने देखा BSc के भी सिलेबस में C++ था, लेकिन एनसीईआरटी ने चीज़ों को अपग्रेड किया पाइथन से, और केवीएस ने भी एनसीईआरटी के पैरेलली, के समानांतर, जैसे एनसीईआरटी ने इसको अपने फ्रेमवर्क में डाला, केवीएस का भी सिलेबस जो है भाई सब बदल गया, वो भी वहाँ भी पाइथन इंपॉर्टेंट हो गया। फिर RDBMS, कहीं DBMS है, कहीं RDBMS, एसक्यूएल के साथ हमेशा याद रखिएगा, एसक्यूएल के साथ। देन बिजनेस कंप्यूटिंग, ठीक है, बिजनेस कंप्यूटिंग जस्ट लाइक सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक कॉम्बो पैक आप कह सकते हैं। बिजनेस कंप्यूटिंग नाम बदला है बट पढ़ना वही है, SDLC को आपको देखना है। तो निश्चित तौर पर सैड और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक कॉम्बो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक कॉम्बो पैक है ये बिजनेस कंप्यूटिंग। फिर वेब डेवलपमेंट में इसमें भी HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, PHP यानी कि बैक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, इन सबको भी जो है वो इसमें शामिल किया गया, VB स्क्रिप्ट्स भी। इसके बाद मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स भी जो है वेब डेवलपमेंट के अंतर्गत इनके चीज़ें हैं।
देन इसके बाद ग्राफिक्स फॉर्मेट, याद रखिएगा जहां एलटी ग्रेड में कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात की गई है, यहाँ जो है वो ग्राफिक्स डिजाइन की बात की गई है कि रियल में हम ये जो ग्राफिकल कंटेंट है इनको बनाते हैं, या मल्टीमीडिया से संबंधित चीजें, जैसे आप वीडियो मिक्सिंग्स वगैरह करते हैं तो वॉइस ओवर का एक अलग लेयर होता है, वीडियोज के डिफरेंट डिफरेंट फाइल जिनको आप कंपाइल करके एक फाइल में बनाते हो तो उनके भी लेयर्स, तो रियल में ये ग्राफिक्स डिजाइन से संबंधित है, ये कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं है। तो क्या लेयर्स होते हैं, क्या हमारे फ्रेम्स होते हैं, क्या सीन होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया फाइल्स क्या होती हैं, इन चीज़ों को जो है वो इसमें डिस्कस किया गया है। देन डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क भी यहाँ DSSB का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिससे वो अपने 10+2 लेवल पे जो है वो कंप्यूटर टीचर्स की परीक्षाओं में सवाल पूछते हैं। तो भाई साहब हमने डिस्कस किया DSSB का, इसके बाद हमने KVS का डिस्कस किया, हमने UPLT ग्रेड को डिस्कस किया, हमने देखा कि NCERT का सिलेबस क्या, हमने देखा SCERT क्या कहता है, BACB और SCERT क्या कहते हैं। इतने सारी चीज़ों को जब आप अवलोकन करते हैं, क्योंकि देखिए कहीं भी चीज टॉपिक्स मेंशन नहीं किए गए हैं, लिख दिया गया है एक लाइन क्या, NCERT और BACB। अब BACB की जगह पे जाइए, SCERT वाला सिलेबस आपको मिलेगा जहाँ C++, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, कंप्यूटर फंडामेंटल जो हमने शुरू में बताया, और आप NCERT पे आइए तो वहाँ भी एज इट इज चीजें हैं, बस यही है कि वहाँ पे पाइथन आ गया है, वहाँ पे क्या आ गया भाई साहब, वहाँ पे पाइथन आ गया है। तो उसने बस इतना ही कह दिया, लेकिन हो सकता है कि सवाल आपको जो है वेब से संबंधित भी आ जाए, हो सकता है सवाल जो है वो साइबर सिक्योरिटी से संबंधित आ जाए, हो सकता है कि सवाल जो है वो इंडियन IT एक्ट से भी संबंधित आ जाए, तो आप वहाँ डेटा स्ट्रक्चर को भी मेंशन किया गया। तो कहने का मतलब है कि जानबूझ करके मैंने और भी 2-3 बोर्ड्स को इसमें शामिल किया कि वो क्या पूछते हैं, क्योंकि लगभग लगभग सब NCERT को फॉलो करते हैं। तो NCERT को फॉलो करने वाले जितने भी स्टेट्स बोर्ड हैं वो अपनी परीक्षाओं में क्या किन चीज़ों को मतलब कि जो है वो मेंटेन करते हैं, इन चीज़ों के लिए मैंने आज के इस डिस्कशन में इन चीज़ों को रखा। तो जो एक कंक्लूजन निकल करके वही सब आया कि व्हाट इज द डिटेल सिलेबस, BPSC के द्वारा परीक्षा ली जाने वाली इस परीक्षा के डिटेल सिलेबस क्या हो सकते हैं, क्या मतलब क्लियरिटी लाने के लिए मैंने ये वीडियो जो है वो आज के बनाया है। तो अगर हम डिटेल सिलेबस को देखें जिसमें हम लोगों ने मोर देन 5 एग्जाम्स और बोर्ड्स के जो है वो चीज़ों को एनालाइज किया, तो निकल करके वही सब जो चीज़ें आई वो ये आई कि भाई कंप्यूटर फंडामेंटल, याद रखिएगा कंप्यूटर फंडामेंटल DCA वाला नहीं। अगर आप कंप्यूटर फंडामेंटल की किताब मार्केट में ढूंढे तो मोटी मोटी किताबें जिनमें 600 पन्ने हैं, वो सिर्फ कंप्यूटर फंडामेंटल को डिस्कस करते हैं। आप देखिएगा बड़ा डिटेल सिलेबस होता है कंप्यूटर फंडामेंटल का। ये मत समझिएगा कि DCA में तो 8 से 6 क्लास में, 1-1 घंटे के क्लास में वो बता देते हैं कि व्हाट इज द कंप्यूटर फंडामेंटल, लेकिन नहीं, उस लेवल पे DCA के लेवल पे ना आपसे सवाल पूछा जाएगा, ना अपेक्षा की जाएगी कि आप उस लेवल के व्यक्ति हो जिसने DCA में जो है वो कंप्यूटर फंडामेंटल और ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस और इंटरनेट और वेब पढ़ लिया है। निश्चित तौर पर नहीं। 6 महीना पढ़ करके अगर कोई बिहार सरकार में 10+2 लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाने की क्षमता अर्जित कर जाए तो फिर काहे के लिए बीटेक की डिग्री मांगे, काहे के लिए MCA की डिग्री मांगे, काहे के लिए MSc IT वालों को कहें कि भैया आप आओ, और वो भी तब जब आपने स्टेट क्रैक किया है। आफ्टर क्वालिफाइंग द स्टेट एग्जाम यू आर एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। तो भाई साहब आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से ही इस बात का अवलोकन करिए कि किस लेवल की पढ़ाई होनी चाहिए। तो कंप्यूटर फंडामेंटल, आफ्टर दैट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, देन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक जो होती है C++ और जावा, दोनों के ही कॉन्टेक्स्ट में सवाल कहीं से भी पूछ सकते हैं। सो बेसिक फंडामेंटल और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना वो हर टॉपिक्स के क्लियर होने चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू C लैंग्वेज, C बहुत दिनों तक लैंग्वेजों की माँ रही है, मदर लैंग्वेज रही है, तो निश्चित तौर पर आज भी इससे ना मोह छूटा है किसी का, ना माया छूटी है, ना ममता छूटी है। तो सवाल पूछे जा सकते हैं और निश्चित तौर पर जो है आप सी का अध्ययन जरूर करें। देन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, आपने देखा कहीं पे बिजनेस कंपटीशंस को लेकर के, तो कहीं पे कुछ नाम के तहत सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसी चीजों को शामिल किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम हर जगह कॉमन रूप से आपको देखने को मिला, ऑपरेटिंग सिस्टम। इवन DSSB में तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू और एक कंप्लीट डीप नॉलेज ऑपरेटिंग सिस्टम की, दोनों ही चीजों को इन्होंने ये किया। फिर डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर जगह आपको कॉमन मिला। इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइनिंग, पूरा HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो अभी करंट सिनेरियो में जो है वो चल रहा है, इन चीजों से संबंधित क्वेश्चंस हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉज, याद रखिएगा साइबर लॉज, इंडियन IT एक्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर सिक्योरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात करें और ग्राफिक्स डिजाइन की,
जहां डीएसएसबी ने ग्राफिक डिजाइन पे फोकस किया, वहीं कंप्यूटर ग्राफिक्स को शामिल किया है एलटी ग्रेड वालों ने। तो इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना कि बोथ आर सेम, दोनों बिल्कुल सेम नहीं है भाई साहब, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, समझ रहे हैं बात को। लेकिन दोनों का ही अवलोकन आपको करना होगा, क्योंकि आप लोगों ने इन सारी चीजों को पढ़ा है, अब आपको इसको अपने रिवीजन प्रोसेस में लाना है। शुरू से और शुरुआत से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिन चीजों को अभी हम अब इस स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं उन चीजों से आप रूबरू नहीं हुए, आप रूबरू हो करके वहां से आए हैं। हो सकता है पढ़ाई छूट गई होगी, लेकिन आपको इन सारी चीजों को फिर से रिवाइज करना होगा। जो चीजें आपके मेमोरी में स्टोर है उनको फिर से रिकॉल करना होगा, फिर से चीजों को रिमाइंड करना होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने देखा ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन को मिला करके कैसे इन्होंने बिजनेस कंप्यूटिंग का एक जो है वो टॉपिक ये बना दिया। उसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, पाइथन 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 केवीएस के सिलेबस में, पाइथन एनसीईआरटी के सिलेबस में पाइथन बहुत जरूरी है। आपने अपने बीटेक में, आपने अपने एमसीए में, आपने अपने बीसीए में पाइथन पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, डजंट मैटर, इस एग्जाम के लिए पढ़ना ही होगा, ये ध्यान रहे। आगे बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, चाहे वो डीबीएमएस हो चाहे वो आरडीबीएमएस हो, एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के साथ साथ पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझना होगा। बूलियन अलजेब्रा, देन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, सुन रहे होंगे क्लाउड कंप्यूटिंग, सुन रहे होंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सुन रहे होंगे जो है ये वर्चुअल रियलिटी, सुन रहे होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भाई साहब मशीन लर्निंग, क्या चल रहा है, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दुनिया बदल रही है 360 डिग्री से। दुनिया जो है वो पृथ्वी की अपने धुरी पर घूमने की जो रफ्तार है उससे कहीं तेजी से पृथ्वी के अंदर का वातावरण बदल रहा है इस आईटी इंडस्ट्री की वजह से या इस आईटी के प्रभाव से। तो निश्चित तौर पर जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उनसे सवाल जरूर पूछे जाएंगे कि आप कितने पानी में हैं, आप कितने अप टू डेट हैं, आपको क्या पता है दुनिया में जो बदल रहा है, आपकी इंडस्ट्री में जो चेंज हो रहा है, आप उन चीजों से कितना अलाइन कर पा रहे हैं, आप उनके साथ कदम ताल कर पा रहे हो कि नहीं। कि 4 साल पहले जो बीटेक में पढ़ा था, 4 साल तक चीजें जो बदली हैं उस इंडस्ट्रीज में, आप खुद बदले हैं कि नहीं। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप देखेंगे कि इसको जो है वो केवीएस, एनसीईआरटी, एससीईआरटी हर जगह लगभग इसको शामिल किया गया है कंप्यूटर फंडामेंटल टॉपिक के अंतर्गत। देखिएगा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी नाम से कुछ नहीं है, बट कंप्यूटर फंडामेंटल में जाते हैं तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है भाई साहब, है। एंड देन फाइनली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो दीज आर सम सब पेपर्स जिनकी पढ़ाई जो है वो जरूरी है, जिनको रिवीजन जरूरी है, जिनसे सवाल आ सकते हैं, 80 सवाल पूछे जाने हैं। और ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि आपके सामने लगभग ये क्या कहते हैं 17-18 पेपर्स हैं और इनसे ये सवाल आएंगे। ये आप सोचिएगा कि कोई एक किताब ले लें, ये ल्यूसेंट बेस्ड एग्जाम नहीं है भाई साहब कि एक किताब लें और बस जाएं और एग्जाम दे करके आ जाएं। आप इस तरह की किसी एक सिंगल किताब के भरोसे तैयारी करने की भी मत सोचिएगा। अगर आपने अपनी किताबें बेच दी हैं तो उनको इकट्ठा करना शुरू करिए, खरीदना शुरू करिए, मंगाना शुरू करिए, दोस्तों से लेना शुरू करिए और क्विक रिवीजन प्रोसेस स्टार्ट करिए, बिकॉज चीजें पढ़ी हुई हैं। तो जब आप रिवीजन के दौरान आप तेजी से चीजों को रिकॉल कर पाएंगे। आज से तैयारी शुरू करिए, आपकी तैयारी जो है वो इन सब्जेक्टों के इर्द गिर्द होनी चाहिए। आज से ठीक 2.5 महीने बाद आपके एग्जाम्स जब हो रहे होंगे, इन 2.5 महीनों में जो है आपको हर एक पेपर को कम से कम 2 बार तो जरूर हर पन्नों पे जो है एक बार सरसरी निगाहों से चीजों को, और फिर पढ़ाई के दौरान रिवीजन के दौरान ही जो है नई नई चीजों को या इंपॉर्टेंट चीजों को आउटलाइन करते जाइए, ताकि एग्जाम्स के समय जो है रिविजन्स और ज्यादा आसान हो पाए। तो निश्चित तौर पर अगर आप ये समझ रहे हैं कि कोई एक किताब, कोई एक ब्रह्मास्त्र, कोई एक जो है वो एटम बम आपको मिल जाएगा और जिससे आप एग्जाम्स को फोड़ डालेंगे, तो निश्चित तौर पर आप अभी तक परीक्षा को या परीक्षा के सीरियसनेस को समझ नहीं पाए। तो आपसे फिर एक बार अपील है कि जी बिल्कुल नहीं, एक किताब से कोई दूसरा एग्जाम क्रैक हो सकता है बट कंप्यूटर टीचर का नहीं हो सकता। इतना वास्ट सिलेबस किसी का नहीं हो, मैथ वालों का भी नहीं हो सकता, फिजिक्स वालों का भी नहीं हो सकता, केमिस्ट्री वालों का भी नहीं हो सकता, किसी एक सब्जेक्ट, किसी, आप समझिए कि जितने भी मैंने लिखे हैं ना ये सब पेपर हैं भाई साहब, ये टॉपिक्स नहीं है जो एक किताब में मिल जाएंगे, ये किसी एक किताब के चैप्टर्स नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग बुक, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन अलग बुक, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन अलग बुक, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम अलग बुक, कंप्यूटर फंडामेंटल की अपनी बुक, सी की अपनी बुक, सी प्लस प्लस की अपनी बुक, जावा की अपनी बुक, पाइथन की अपनी बुक। आपके सामने स्क्रीन पर दिखने वाला हर एक टॉपिक अपने आप में एक कंप्लीट किताब है। दिस इज नॉट अ चैप्टर जो कि एक किताब के अंदर आपको मिल जाए। तो ऐसी किताबों को खोजने में समय बर्बाद ना करें, अपनी तैयारी को सुनियोजित तरीके से
प्लान मैनर में एग्जीक्यूट करें, तब जाकर के सफलता आपको हाथ लगेगी। ये हाथों हाथ उन 40 नंबर को भी डिस्कस कर लेते हैं जिनसे सवाल पूछे जाएंगे। जो दूसरा पेपर हमारा है, इन्होंने कहा है मैथमेटिक्स 10th लेवल, आप मान लीजिए जो RS अग्रवाल जो SSC वगैरह के चीज़ों में पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस, SSC लेवल पे जनरल अवेयरनेस में सामान्य जागरूकता में जो चीज़ें पूछी जाती, करंट अफेयर्स हो गया, या आपके इंडियन पॉलिटी से संबंधित हो गया, इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित हो गया, इन सारी चीज़ों से जो, या GK जो जनरल नॉलेज से संबंधित है, तो इन चीज़ों से भी सवाल रहेंगे। जनरल साइंस से सवाल होंगे, साइंस में समझ लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, आपका कंप्यूटर भी उसी में आ गया है, इन्वायरमेंटल साइंस भी आ गई है, तो साइंस का भी एक अपना बड़ा मतलब की है। तो जनरल साइंस, ल्यूसेंट जैसी किताबें जो सामान्य विज्ञान से हैं, वो आपके इस परीक्षा में आपके लिए अच्छी हो सकती हैं जनरल साइंस के पर्पज से। लेकिन कितना क्वेश्चन, 40 नंबर पूछे जाएंगे दूसरे पेपर में, और 5 टॉपिक इन्होंने मेंशन किया है, तो 8 नंबर भाई साहब। लेकिन फोकस आपको करना है 80 नंबर वाले सेगमेंट पे। इंडियन नेशनल मूवमेंट, आराम से आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आप स्पेक्ट्रम जैसी किताबों की हेल्प ले सकते हैं, और नहीं तो NCERT। लेकिन मैं कहूंगा कि इस पोर्शंस के लिए आप 6 to 12 NCERT को फॉलो करें, बिकॉज चाहे वो 1 से 80 नंबर के सवाल हों या 81 से 120 नंबर तक के सवाल हों, दोनों ही पेपर्स के लिए ये बात कही गई है कि NCERT ही मानक होगा और BSc भी मानक होगा, जो है वो इनके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सवाल, और न्यूनतम आपकी न्यूनतम योग्यता मानक होगी उनके लेवल को लेकर के। तो निश्चित तौर पर अगर आपके पास NCERT की किताब है, तो 6 से 12 तक आप जो है वो इस 11-12 में जो नेशनल मूवमेंट से चीजें हैं, उन चीजों को देख लें। आप जियोग्राफी को देख लें, उसमें इंडियन मेंशन नहीं किया गया, इसलिए जो है वो भूगोल जो है वो भारत का भूगोल और जो हमारे विश्व का भूगोल है, दोनों को ही थोड़ा सा आपको देखना होगा। फिर जनरल अवेयरनेस में इंडियन पॉलिटिक्स वगैरह आ जाते हैं, करंट अफेयर्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इसके बाद जनरल साइंस को इन्होंने कहा ही है, और जनरल मैथमेटिक्स भी आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप कि सिलेबस से संबंधित अगर कोई कंफ्यूजन रहा हो, आपको कोई भ्रम रहा हो, तो दूर हो गया होगा, क्योंकि हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। मैंने आपके सामने बिहार बोर्ड के सूत्रों के हवाले से कोई खबर नहीं रखी, याद रखिएगा, मेरी खबर सूत्रों के हवाले से कोई खबर नहीं है। मैंने जो आपके सामने रखा है वो एक पूरा एनालिसिस जो है वो कंटेंट है। हमने LT ग्रेड को एनालाइज किया है, हमने DSSB को जो है एनालाइज किया, हमने KVS को एनालाइज किया, हमने NCERT के पाठ्यक्रम को एनालाइज किया, हमने BSc SCERT चीज के सिलेबसेस को देखा, हमने BPSC के नोटिफिकेशंस को देखा, और इन चीजों को एनालाइज करने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि वो जो टॉपिक्स इससे पहले वाले स्लाइड्स में आप देख पा रहे थे, इन टॉपिक्स को निश्चित तौर पर हमको कवर करना होगा। अगर हम इन टॉपिक्स को कवर नहीं कर पाते हैं भाई साहब, तो डेफिनेटली आश्वस्त रहिए, एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता है। एग्जाम क्रैक करना भाग्य का खेल नहीं है, वो आपके मेहनत का नतीजा होता है, और मेहनत में बैल वाली मेहनत नहीं करनी है, स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी है। और स्मार्ट तरीके में जो सबसे पहला स्टेप्स होता है वो यही कि हमें पहले अपने पूरे रोड मैप को समझना है, कि जो हमारा पूरा सिलेबस है उसको समझना है, एंड देन अपने तैयारी को जो है वो स्टार्ट करना है, अपने प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना है। सो आई होप आप सभी ने चीज़ों को समझा होगा, और अब किसी भी तरह की कोई समस्या आपको नहीं रहेगी। अगर समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो अपनी समस्याओं के बारे में पूछ सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि हम अब लगातार BPSC से संबंधित ये जो अभी आज के सिलेबस में हमने डिस्कस किया, हम कोशिश करेंगे कि हर एक जो है हमारा ये जो टॉपिक्स है, हर टॉपिक्स पे एक डिटेल वीडियो, 2.5 से 3 घंटे वाली भी वीडियो, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक टॉपिक पे 4-5 सीरीज वाले वीडियो, जिसमें हम आपके रिवीजन में हेल्प कर सकें। हम ये नहीं कहेंगे कि बस इसी से आएगा, बस इतना पढ़ लीजिए आपका हो जाएगा, जी बिल्कुल नहीं। हम आपके रिविजन में हेल्प करेंगे। किसी की पढ़ाई छूट गई होगी, किसी की पढ़ाई परीक्षा के समय वाली परीक्षा की तरह से होगी, उन्होंने डिटेल्स नहीं पढ़ा होगा, तो उनको उनके रिवीजन प्रोसेस में ये करेंगे। और जो हम करने वाले हैं विशेष, वो होगा हमारा प्रैक्टिस सेट। हम इन्हीं सारी किताबों और इन्हीं सारी पैटर्न के आधार पर प्रैक्टिस सेट आपको लेकर के लगभग हफ्ते में कम से कम 3 प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, और जो भी हमसे बन पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी के लिए, BPSC के द्वारा इस आयोजित होने वाली परीक्षा में कंप्यूटर टीचर्स के जितने भी प्रतिभागी होंगे, आप सभी के लिए जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे, हमारी टीम करेगी। आप सभी को सबसे पहले BPSC के द्वारा आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए भाई साहब, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। आइए मिलकर कदम बढ़ाते हैं और अपने मंजिल को हासिल करते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।